वेलकम स्टूडेंट्स, यंग माइंड्स केमिस्ट्री क्लास चैनल में एक धमाकेदार सीरीज़ शुरू होने वाला है। क्लास 12 यूनिट 1 सॉलिड स्टेट चैप्टर्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अपना प्यार आप लगातार इस चैनल से बनाए रखेंगे। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। सॉलिड क्या होता है? ए सब्सटेंस इज सेड टू बी इन सॉलिड स्टेट इफ इट इज मेल्टिंग पॉइंट इज एबव द रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि ठोस किसे कहेंगे? किसी पदार्थ को ठोस अवस्था कहा जाता है यदि उसका गलनांक वायुमंडलीय दबाव में कमरे के तापमान से ऊपर हो। यानी कि कमरे के तापमान पर अगर कोई वस्तु रखा है और वो नहीं पिघल रहा है, यानी कि वो मेल्ट नहीं कर रहा है, या तो हम बोल सकते हैं कि वह क्या है? एक सॉलिड है, एक ठोस है। उसका और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, यानी कि ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, यानी कि अंतरा आणविक दूरियां लघु होती है। दो यानी कि सॉलिड स्टेट में जो भी मॉलिक्यूल्स होती है वो क्या होती है? छोटी छोटी होती है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपके पास अगर ये कोई ठोस अवस्था है तो इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होगी आपकी? उसकी आणविक दूरियां जो होगी वो बहुत कम होगी, लघु होगी। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? बहुत कम होगी, छोटा होगी। उसके बाद है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि अंतर आणविक बल जो है प्रबल होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है दोनों मॉलिक्यूल्स सब में क्या है? कम है। यानी कि इसलिए इस कारण से आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, यानी कि वो असंपीड्य और कठोर होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब हुआ कि ये अब और ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। इसका यह भी एक कारण है क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और कोई जगह नहीं है कि वो आपस में और जाके करीब आ जाए। ये यानी कि मैक्सिमम जितना डिस्टेंस शॉर्ट हो सकता था उसने हो गया, इसलिए यह इनकम्प्रेसिबल या रिजिड है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोस का वर्गीकरण। तो दो तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एपोनोफोस सॉलिड का डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, फिर डिफरेंस पढ़ सकते हैं, है ना। या हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डिफरेंस ही पढ़ते हैं, उसी में डेफिनेशन हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फोस सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है। तो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फोस सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के विभेद। तो यही दोनों आपका क्लासिफिकेशन होते हैं सॉलिड के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, यानी क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, और एमोर्फस में क्या होता है? इर्रेगुलर शेप, यानी कि निश्चित ज्यामितीय आकार होती है और इसमें असमाकृति आकार होती है। यानी कि शेप जो है आपका एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, यानी कि ट्रायंगल आपका हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इस तरह का, यानी कि एक डेफिनेट शेप होता है। आप बता सकते हैं कि ये इस शेप का है। एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? वो इर्रेगुलर शेप का होता है। नेक्स्ट, मेल्टिंग एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, यानी कि निश्चित और अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। ठोस जो होते हैं यानी कि क्रिस्टलाइन ठोस जो होते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई क्रिस्टल अगर आप लिए हो और उसको आप गर्म कर रहे हो तो वो पूरा क्रिस्टल आपका पिघल जाएगा। लेकिन अगर एमोर्फस सॉलिड आप लिए हो, अगर आप उसको हीट कर रहे हो जैसे कि प्लास्टिक, तो वो क्या होगा? ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। कुछ जैसे कि टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो वो क्या होगा? मुलायम होते जाएगा, सॉफ्ट होते जाएगा। और कुछ पिघलता है, कुछ नहीं पिघलता है, अजीब ऐसा हो जाता है। अपने घर पे प्लास्टिक जलाया होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो क्रिस्टलाइन जो होता है एन आइसोट्रॉपिक होता है। याद रखिएगा, ये बात पर नहीं जाइएगा कि आइसो यानी कि समदैशिक और एन आइसो यानी कि विषमदैशिक प्रकृति। तो यह बात याद रखिएगा कि एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और आइसोट्रॉपिक इन नेचर आपका एमोर्फस सॉलिड होता है। तो इस दोनों टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा इस डिफरेंस के बाद। फोर्थ पॉइंट है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो ट्रू सॉलिड्स इन नेचर होता है, और जो एमोर्फस सॉलिड होता है यानी कि अक्रिस्टलीय वो स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स होता है। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, यानी कि जो
असत्य है, जो सत्य नहीं है। यानी कि आप इसको आभासी ठोस भी कह सकते हैं। अथवा अतिशीतित द्रव यानी कि सुपर कोल्ड लिक्विड। जैसे कि सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब आप यह समझ सकते हैं कि आपका जो ग्लास होता है, पुराना ज़माना का जो ग्लास होता था, तो वो क्या होता है कि कुछ सालों गुजरने के बाद वो जो शीशा होता है, ग्लास होता है, वो क्या होता है, नीचे से आपका देखिएगा ये मोटा हो जाएगा और ऊपर आपका पतला रहेगा। यानी कि कुछ समय बीतने के बाद जो है शीशा जो है आपका नीचे मोटा हो जाएगा, ऊपर पतला हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि ये सुपर कोल्ड लिक्विड्स इस तरह का आप कभी देख लीजिएगा। तो अब आगे देखते हैं कि ये लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है किसमें, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। यानी कि जो आपका एक सॉलिड अगर आपका एक अरेंजमेंट को बरकरार रखा है इस प्रकार से, तो वो लॉन्ग रेंज को एडॉप्ट करता है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड क्या है, वो शॉर्ट रेंज एडॉप्ट करता है। यानी कि अगर आपका इस तरीके से तीन आपका मॉलिक्यूल अटैच है, तो कुछ आपका क्या करेगा, कुछ इस तरीके से आपका नेक्स्ट अटैच रहेगा, फिर कुछ आपका अजीब तरह से आपका अटैच रहेगा। यानी कि जो भी वो ऑर्डर फॉलो करेगा वो कुछ समय तक फॉलो करेगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कि व्हेन कट विथ शार्प एज टूल जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। यानी कि तेज धार वाले औजार से काटने पर जनित सतहें सपाट और चिकनी होती है। जैसे कि आप मक्खन को आप छुरी से काटोगे एकदम प्लेन चिकना कटता है ना। तो उसी प्रकार से यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसको धार चाकू से काटने पर वो प्लेन यानी कि उसका सतह जो कटेगा वो चिकना कटेगा, प्लेन कटेगा। लेकिन वही एमॉर्फस को अगर आप काटिएगा तो क्या होगा कि व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल दे जनरेट इर्रेगुलर सर्फेसिस। यानी कि तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों से कट जाएंगे। यानी कि वो उसमें रुखड़ापन आ जाएगा, वो प्लेन नहीं रहेगा। तो ये 6 पॉइंट आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन का। 7 नंबर देखते हैं, उसका एग्जाम्पल हो जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, NaCl KCl जितने भी आयनिक कंपाउंड्स आप बोल सकते हैं, आयरन Au सल्फर डायमंड शुगर इस तरीके का। और एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल ग्लास प्लास्टिक रबर रेजिन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 6 पॉइंट जो आप है आप उससे डेफिनेशन बना सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय यानी कि एमॉर्फस सॉलिड इसे कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए जो एक टॉपिक मैंने बोला था कि आपको कि बाद में मैं डिस्कस करूंगा, उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वो है आपका आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी यानी कि समदैशिकता और विषमदैशिकता। तो आइसोट्रॉपी क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड प्रॉपर्टीज सच एस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल conductivity etc are same in all direction because there is no long order arrangement. This property is called isotropy. ये तो मैंने पढ़ दिया, कुछ समझ में क्या आया, तो आइए इसको क्लियर तरीके से समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए दो क्रिस्टल मैंने बनाया है, दो ठोस मैंने बनाया है सॉलिड, एक क्रिस्टलीय बनाया है, एक एमॉर्फस बनाया है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय में आप जानते हैं कि वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करता है इस तरीके से, और एमॉर्फस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो नहीं करता इस तरीके से। तो अब बात यह है कि आप जैसे कि आप इसमें जाइएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो क्या होता है जैसे कि अगर इस दोनों के बीच में गैप है, तो गैप के बीच में अगर आप पास करोगे लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट, या जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में या इलेक्ट्रिक कंडक्टिव के बारे में, तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से संबंधित बात कर लेते हैं। अगर आप लाइट अगर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के गैप में अगर डालोगे तो वो सबसे ज़्यादा स्पीड आपका रहेगा। अगर आप इस तरीके से अगर आप डालोगे तो आपका क्या होगा, तो थोड़ा सा स्पीड आपका कम हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि इसके स्पेस आपको मिल रहा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में आपको स्पेस मिल रहा है, तो स्पेस में आपका जो स्पीड ज़्यादा होगा
और जो मॉलिक्यूल से अगर आपका स्पीड लाइट आपका जाता है तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो तरह का आपको डिफरेंट मिल रहा है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो अलग अलग डायरेक्शन जाने पर अलग अलग आपको प्रॉपर्टीज शो होता है। लेकिन एमॉर्फस में क्या है, इसमें तो अरेंजमेंट ऑर्डर नहीं है, रैंडम है ना, रैंडम ऑर्डर अरेंजमेंट है। तो रैंडम ऑर्डर से क्या होगा, आपको खाली जगह और मॉलिक्यूल दोनों मिलेगा। किसी भी डायरेक्शन में आप जाइएगा तो स्पेस और मॉलिक्यूल आपको हर जगह हर डायरेक्शन में मिलेगा। जब ऑब्स्टेकल या स्पेस हर डायरेक्शन में आपको मिल रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट आपको क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप ले लीजिएगा, कोई भी डायरेक्शन में आप जाइएगा तो आपको एमॉर्फस सॉलिड में आपको सेम मिलेगा। तो आप यह कंक्लूड कर सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन पर जाने पर प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग मिलेगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में आप अलग अलग डायरेक्शन में जाइएगा तो आपको सेम प्रॉपर्टी मिलेगा। तो इसलिए हम लोग एमॉर्फस सॉलिड में आइसोट्रॉपी बोलते हैं और एनआइसोट्रॉपी किसमें बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक टेबल है, ये एनसीईआरटी से कॉपी किया गया है, तो आप इसको देखिएगा। तो इसे याद रखना क्या है, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या आपको याद रखना है, इसमें बहुत सारा हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड देखेंगे, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखेंगे, बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस देखेंगे, एग्जाम्पल फिजिकल नेचर देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे और मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं फोकस क्या करूंगा, आपको जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्या आता है, टाइप ऑफ सॉलिड आते हैं और उसका एग्जाम्पल्स आपका आता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपका किसका होता है। वो 3 तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो उसी 3 पर मैं फोकस करूंगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन इस टेबल से आते हैं वो एग्जाम्पल से आते हैं। चलिए, तो किस प्रकार से पढ़ना है इसे वो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए, तो पहला तरह का सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपका 3 तरह होता है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपका जो कंस्टिट्यूएंट्स रहेगा, जो पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो आपका मॉलिक्यूल्स रहेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नाम से याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नॉन पोलर में आपका एग्जांपल हो जाएगा जो आपका पोलर नहीं होता है, यानी कि किसी भी तरीके का आपको पोलरिटी वो शो नहीं करता। जैसे आपका आर्गन हो जाएगा और CCl4 हो जाएगा, वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, उसके बाद पोलर, यानी कि उसमें ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने के कारण आपका उसमें पोलर हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl और SO2। हाइड्रोजन ऑबन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में शो करेगा, FON, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इस तरीके का आपका अगर कोई कंपाउंड है तो इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं वाटर, यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि बर्फ़ के फॉर्म में जो आपका पानी रहेगा यानी कि आइस, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड आपका वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं H2, I2 और CO2, वो एक नॉन पोलर है। चलिए नेक्स्ट है आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होता है, आयनिक सॉलिड्स में आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, आयन, नाम से भी आपको लग रहा है। ठीक है, और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है वो आपका आयनिक सॉलिड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक यानी कि धात्विक। तो धात्विक में क्या हो जाएगा, धात्विक में आपका आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम इस तरह का हो जाएगा। उसकी कनेक्टिविटी के बारे में आप बेहतर जानते हैं। लास्ट है आपका कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसका जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो एटम होता है। ठीक है, और उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज या SiO2। एग्जाम में आपका ज़्यादातर क्वार्ट्ज बोल कर आता है। ठीक है, और डायमंड भी आपका एग्जांपल होता है, AlN भी होता है और ग्राफाइट भी होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि क्या क्या एग्जांपल मैंने बताया, क्वार्ट्ज बताया, ठीक है, डायमंड बताया और ग्राफाइट बताया। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन तो हो गया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हाई रहता है। तो याद रखिएगा कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, यानी कि इसका आपका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड है जो आपका क्या होता है, वो इंसुलेटर नहीं कंडक्टर होता है। तो वो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट।
तो ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने बताया, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ये टेबल आप देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का है, अगर आपको लिखना हो तो आप अपने बुक से लिख सकते हैं। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये हिंदी में है, ये भी एनसीईआरटी का है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा कि आप बुक से देख लीजिएगा। जो मैंने इंग्लिश में बताया वही आपका हिंदी में है, यानी कि आणविक ठोस मोलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल, अध्रुवी नॉन पोलर, ध्रुवी यानी कि पोलर, हाइड्रोजन आबंधित। इसका अवयवी कण क्या हो जाएगा, अणु, और उसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। आयनिक ठोस आयन हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट धात्विक ठोस यानी कि मेटलिक, मैंने बात किया था इसका, जिसका जो आपका धात्विक आबंध हो जाएगा मेटलिक बॉन्ड, और उसके एग्जाम्पल FeCuAg, ठीक है। सहसंयोजन अथवा नेटवर्क यानी कि कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बारे में मैंने बताया था, इसका जो आपका कंस्टिट्यूएंट होगा और ये आपका हो जाएगा परमाणु, और इसके एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, हीरा, AlN और ग्रेफाइट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइट जो है आपका चालक होता है, ये अपवाद है यानी कि एक्सेप्शन, बाकी सब क्या होता है, विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर होता है। चलिए, तो आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 3D स्पेस में आपको किस प्रकार से वो अरेंज किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।